हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है क्या हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसा कि वह है, या फिर हमारा नजरिया उसे एक अलग ही अर्थ दे देता है। जब हम समाज को देखते हैं तो क्या सच में हम उसकी गहराइयों को समझ पाते हैं? समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी हमें यही सिखाता है कि दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि अपनाई जाए। यह केवल ये समझने का तरीका नहीं है कि समाज कैसे काम करता है, बल्कि ये जानने का माध्यम भी है कि हम इसमें कैसे ढलते हैं और कैसे इसे प्रभावित करते हैं। क्या यह दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी जैसी आज है, या फिर इसे एक खास ऐतिहासिक प्रक्रिया ने इस रूप में ढाला है? समाज शास्त्र हमें यह भी समझने में मदद करता है कि सत्ता यानी पावर किस तरह से समाज के ढांचे को तय करती है और कैसे हमारे विचारों, मूल्यों और मान्यताओं को नियंत्रित करती है। जिगमुंड बाउमन और C.W. मिल्स जैसे विद्वानों ने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया और हमें समझाया कि समाज को समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बाउमन का मानना था कि समाज में सत्ता ही वह तत्व है जो सब कुछ निर्धारित करता है। जो लोग सत्ता में होते हैं वे ही ये तय करते हैं कि समाज में क्या मूल्य महत्वपूर्ण होंगे और कौन से विचार लोगों के मन में बिठाए जाएंगे। चाहे वह धर्म हो, संस्कृति हो या फिर सामाजिक नियम, ये सभी चीजें उन्हीं के बनाए हुए होते हैं जिनके पास सत्ता होती है। दूसरी ओर मिल्स ने इस बात पर जोर दिया कि समाज केवल सत्ता के कारण नहीं बल्कि इतिहास की एक लंबी प्रक्रिया के कारण भी बनता है। उन्होंने कहा कि हर समाज अपने बारे में एक खास तरह की कल्पना करता है, जिसे उन्होंने सामाजिक कल्पना यानी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा। यह कल्पना धीरे धीरे इतिहास के दौरान बनती है और लोगों के दिमाग में बैठ जाए। उदाहरण के लिए अमेरिका के लोग खुद को पूरे विश्व का केंद्र मानते हैं, लेकिन यह सोच अचानक नहीं बनी, यह ऐतिहासिक घटनाओं और मूल्यों के कारण विकसित हुई। अगर हम समाज को समझना चाहते हैं तो हमें उन तरीकों को भी समझना होगा जिनसे समाज शास्त्री समाज का अध्ययन करते हैं। मिल्स ने अमूर्त अनुभववाद यानी एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिसिज्म की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज शास्त्र में अक्सर एक तय प्रक्रिया के तहत आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी जड़ हो चुकी है कि इसे बिना सोचे समझे अपनाया जाता है। आंकड़े इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि आखिर हमें क्या अध्ययन करना चाहिए। इस प्रक्रिया में इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि अध्ययन कैसे किया जाए, बजाय से कि क्या अध्ययन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि कई बार समाजशास्त्र केवल पश्चिमी समाजों के लिए उपयोगी सिद्धांत प्रस्तुत करता है और गैर पश्चिमी समाजों को सही तरह से नहीं समझ पाता। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन को देखते हैं तो क्या हम ये समझ पाते हैं कि हम जिन घटनाओं से गुजरते हैं वे किसी बड़ी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं? मिल्स ने द प्रॉमिस का जिक्र करते हुए कहा कि लोग एक तरह के सामाजिक जाल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकल पाना उनके लिए मुश्किल होता है। जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं। मिल्स ने इसे जाल यानी ट्रैप कहा, जिसमें लोग अनजाने में फंसे रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में हुई एक घटना आपके जीवन को भी बदल सकती है? इतिहास में जब विश्व युद्ध हुए तो इसका प्रभाव केवल लड़ने वाले देशों तक सीमित नहीं था। गांवों में रहने वाले लोग भी इससे प्रभावित हुए, लेकिन वे ये समझ नहीं पाए कि उनके जीवन में आ रहे बदलावों की असली वजह क्या थी। आज भी जब किसी दूर देश में आर्थिक संकट आता है तो इसका असर भारत में रहने वाले आम लोगों तक पड़ता है, लेकिन वे इसे बस एक सामान्य घटना मानते हैं। यही वजह है कि समाजशास्त्र हमें यह सिखाता है कि हमें इतिहास और वर्तमान को जोड़कर देखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही ढंग से समझ सकें। समाजशास्त्र हमें यह भी बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक समूह यानी ग्रुप का हिस्सा हैं। यह समूह हमें आकार देता है, हमारी पहचान बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी समूह का हिस्सा होता है और वही समूह उसे सामाजिक ज्ञान यानी सोशल नॉलेज देता है। हालांकि यह समूह सिर्फ सुविधा नहीं देता, बल्कि यह हमें सीमित भी करता है। एक समूह में रहना हमें सुरक्षा का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही यह हमें कुछ खास नियमों का पालन करने के लिए मजबूर भी करता है। जब हम समाज में रहते हैं तो हमें यह भी तय करना होता है कि हम किन लोगों को अपने करीब रखेंगे और किन्हें दूर रखेंगे। इसे समाज शास्त्र में इन ग्रुप और आउट ग्रुप कहा जाता है। इन ग्रुप वह समूह होता है जिसमें हमें अपनापन महसूस होता है। परिवार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक भावनात्मक रिश्ता साझा करते हैं। लेकिन क्या हर रिश्ता ऐसा ही होता है? नहीं। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे हमारा कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता। ये वे लोग होते हैं जिनसे हम सिर्फ जरूरत के समय संपर्क करते हैं। ऐसे लोग हमारे आउट ग्रुप में आते हैं। समाजशास्त्र हमें यह भी बताता है कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बीच की रेखा अक्सर बहुत स्पष्ट होती है। समाज में कुछ समूह खुद को दूसरों से अलग मानते हैं और यही भेदभाव की जड़ बन जाता है। इतिहास में हमने देखा है कि किस तरह ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को अपने बराबर नहीं मानते थे, या फिर कैसे कुछ देशों में गोरे लोग काले लोगों को अपने से कमतर समझते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? समाज शास्त्र में अजनबी का भी एक खास स्थान है। जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम उसे एक खास नजरिए से देखते हैं। शहरों में ये दूरी और बढ़ जाती है क्योंकि वहां लोग एक दूसरे से अधिक परिचित नहीं होते।
कभी कभी यह अजनबीपन लोगों को अलग थलग कर देता है, जिससे समाज में नैतिक शून्यता यानी मॉरल वैक्यूम आ जाता है। समाजशास्त्र यह भी बताता है कि कैसे कुछ लोग दूसरों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। कुछ लोग केवल अपनी ताकत के बल पर समाज को नियंत्रित करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी बुद्धिमानी और करिश्माई व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए: पारंपरिक, करिश्माई और विधिक तर्कसंगत। पारंपरिक सत्ता वे होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही हो, जैसे कि राजाओं की सत्ता। करिश्माई सत्ता उन लोगों की होती है जो अपनी विशेष योग्यताओं से लोगों को प्रभावित करते हैं। और विधिक तर्कसंगत सत्ता वह होती है जो कानून के आधार पर चलती है, जैसे कि अदालतों में न्यायाधीशों की शक्ति। लेकिन क्या ये शक्तियां हमेशा समाज के भले के लिए काम करती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के कारण अन्याय का शिकार हुआ हो? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र स्नातक के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आप चाहें तो लिंक ओपन करके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको इन वीडियोस को खोजने में दिक्कत ना हो। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र केवल यह नहीं बताता कि समाज कैसे काम करता है, बल्कि यह भी समझाता है कि सत्ता और विचारधारा किस तरह से हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। C.W. मिल्स ने यह तर्क दिया कि समाजशास्त्री केवल समाज के अध्ययन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार सत्ता और संस्थाएं समाजशास्त्रीय शोध को प्रभावित करती। आज की दुनिया में अधिकतर शोध उन्हीं विषयों पर किए जाते हैं जो सरकारों, कंपनियों या प्रभावशाली संगठनों के लिए फायदेमंद हो। जो शोध शक्तिशाली संस्थाओं के हितों के खिलाफ जाते हैं, उन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या उनका महत्व कम कर दिया जाता है। इससे समाजशास्त्र एक तटस्थ विज्ञान न रहकर एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसका इस्तेमाल सत्ता और धन को सही ठहराने के लिए किया जाता है। जब समाजशास्त्र को नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था के अधीन कर दिया जाता है, तो शोधकर्ता स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। वे केवल वही अध्ययन करते हैं जो सत्ता चाहती है। यही कारण है कि कई बार सामाजिक समस्याओं पर गहरे शोध करने के बजाय केवल सतही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ताकि किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई सरकार किसी बड़े बांध का निर्माण करना चाहती है, तो वह ऐसे समाजशास्त्रियों को अनुदान देगी जो यह साबित करें कि यह परियोजना समाज के लिए फायदेमंद है। लेकिन उन शोधों को शायद ही कोई समर्थन मिलेगा जो यह दिखाएं कि इस बांध से हजारों लोग बेघर हो सकते हैं। इस तरह समाजशास्त्र का उपयोग भी कई बार सत्ता की नीतियों को वैध ठहराने के लिए किया जाता है। मिल्स ने इस स्थिति को बौद्धिक नियंत्रण यानी इंटेलेक्चुअल कंट्रोल कहा। जब समाजशास्त्री स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते और उन्हें केवल उन्हीं मुद्दों पर शोध करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो सत्ता को पसंद है, तो समाजशास्त्र अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। इससे न केवल समाज के बारे में अधूरी जानकारी मिलती है, बल्कि जनता को भी गलत जानकारी दी जाती है। समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल समस्याओं का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। इतिहास का अध्ययन समाजशास्त्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। मिल्स ने बताया कि समाज को समझने के लिए केवल वर्तमान घटनाओं को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि अतीत में कौन सी घटनाएं हुई और वे समाज के विकास में कैसे महत्वपूर्ण थीं। उदाहरण के लिए, अगर हम जाति व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो हमें इसके ऐतिहासिक विकास को भी देखना होगा। हम ये नहीं समझ सकते कि आज जातिगत भेदभाव क्यों मौजूद है, जब तक हम ये न समझें कि यह भेदभाव कब और कैसे शुरू हुआ। इतिहास केवल घटनाओं की सूची नहीं है, बल्कि यह उन सामाजिक संरचनाओं को समझने का एक माध्यम है जो सदियों से बनी हुई हैं। इतिहास का अध्ययन करते समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास को अक्सर सत्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सत्ता में बैठे लोग ये तय करते हैं कि इतिहास को किस तरह से लिखा जाएगा और किन तथ्यों को उजागर किया जाएगा। यही कारण है कि कई बार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा दिया जा सके। इतिहास में विजेताओं की कहानियां अधिक मिलती हैं, लेकिन जो लोग हारे उनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। समाजशास्त्र इस बात पर भी ध्यान देता है कि इतिहास को कैसे लिखा और प्रस्तुत किया जाता है, ताकि हम समझ सकें कि हमें जो जानकारी दी जा रही है वह पूरी तरह से सत्य है या उसमें कोई पूर्वाग्रह है। जब हम समाज को देखते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हर समाज अलग अलग रूपों में विकसित होता है। कोई भी समाज स्थिर नहीं होता, बल्कि वह हमेशा बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। मिल्स ने कहा कि दुनिया में कई प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं और संरचनाएं हैं, और इन सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए। किसी भी समाज को अच्छा या बुरा कहने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसकी संरचना कैसी है और वह किन परिस्थितियों में विकसित हुआ है। पश्चिमी समाजों ने एक विशेष प्रकार के सामाजिक ढांचे को अपनाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वही ढांचा हर जगह लागू हो सकता है। समाजशास्त्र यह भी बताता है कि समाजों की विविधता को समझे बिना हम दुनिया की पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं समाज की संरचना को कैसे प्रभावित करती हैं, यह भी समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
पारंपरिक रूप से समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान अलग अलग माने जाते थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक शक्ति समाज में किस तरह से काम करती है, यह समझना जरूरी है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कौन से समूह प्रभावशाली हैं और कौन से हाशिए पर हैं। आज के समय में आर्थिक संस्थाएं भी समाज को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया के समाजों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, जिससे आर्थिक बदलाव सीधे सामाजिक बदलावों को प्रभावित करने लगे हैं। बाउमन ने यह तर्क दिया कि सामाजिक मूल्य और कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूल्य हमारे समाज से उत्पन्न होते हैं और वे समय के साथ बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से शिक्षा का महत्व समझाया जाए तो वह आगे चलकर इसे अपने जीवन में प्राथमिकता देगा, लेकिन अगर वह ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां धन को अधिक महत्व दिया जाता है तो उसके लिए आर्थिक सफलता ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। इस प्रकार मूल्य समाज में मौजूद मान्यताओं और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे अपनाए जाते हैं, जबकि कुछ मूल्य बहस और चर्चा के बाद विकसित होते हैं। जब कोई बाहरी प्रभाव हमारे मूल्यों को बदलने की कोशिश करता है तो हमारा समाज इसे स्वीकार भी कर सकता है और विरोध भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा की अवधारणा धीरे धीरे बदली है। पहले केवल कुछ वर्गों के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब यह सबके लिए खुली है। यह बदलाव इसलिए संभव हुआ क्योंकि समय के साथ शिक्षा के मूल्य को लेकर समाज का नजरिया बदला। बाउमन ने यह भी बताया कि समाज में कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसका कारण यह है कि वे या तो समाज में उच्च पदों पर होते हैं या उनके पास कुछ विशेष गुण होते हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें मान्यता देते हैं। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की पहचान की: पारंपरिक, करिश्माई और विधिक तर्कसंगत। पारंपरिक सत्ता वह होती है जो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है, जैसे कि राजशाही। करिश्माई सत्ता वह होती है जो किसी व्यक्ति के विशेष गुणों के कारण प्राप्त होती है, जैसे कि ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी जैसे नेताओं की लोकप्रियता। विधिक तर्कसंगत सत्ता वह होती है जो कानून और तर्क के आधार पर चलती है, जैसे कि न्यायालयों की शक्ति। यह सत्ता हमेशा न्याय संगत होती है। क्या हर व्यक्ति को समाज में बराबर अवसर मिलते हैं? सत्ता और समाज की संरचना को समझने के बाद अब यह देखना जरूरी है कि समाजशास्त्री वास्तविकता को कैसे देखते हैं और इसे कैसे व्याख्यायित करते हैं। समाजशास्त्र केवल समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखता है कि यह जानकारी कितनी वैध और प्रामाणिक है। जिगमुंड बाउमन ने इस संदर्भ में समाजशास्त्रीय दृष्टि यानी द सोशियोलॉजिकल आई का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो अक्सर हम अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर हम एक समाजशास्त्री की तरह सोचना शुरू करें तो हम चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। जब समाज में कोई घटना होती है तो लोग उसे अपनी धारणाओं के अनुसार देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी शहर में दंगे होते हैं तो लोग इसे एक जातीय संघर्ष या धार्मिक विवाद के रूप में देख सकते हैं, लेकिन एक समाजशास्त्री इसे अलग दृष्टि से देखेगा। वह यह समझने की कोशिश करेगा कि इन दंगों के पीछे कौन से सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कारण थे। क्या कोई आर्थिक असमानता इसकी जड़ में थी? क्या किसी समूह को हाशिए पर धकेल दिया गया था जिससे असंतोष बढ़ा? क्या इसे किसी राजनीतिक शक्ति ने भड़काया? समाजशास्त्र का उद्देश्य यह नहीं है कि वह केवल घटनाओं का वर्णन करे, बल्कि वह यह भी बताए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाउमन के अनुसार समाजशास्त्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों से परे जाकर चीजों को तर्कसंगत रूप से देखना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम ये पहचान सकें कि कौन से तथ्य वास्तविक हैं और कौन से केवल प्रचार के आधार पर बनाए गए हैं। समाजशास्त्र हमें तथ्यों को परखने की क्षमता देता है और हमें यह बताने में मदद करता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। C.W. मिल्स ने यह भी बताया कि समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसका दार्शनिक आधार है। विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच का अंतर कई बार भ्रमित करने वाला हो सकता है। विज्ञान को अक्सर एक कठोर और सटीक पद्धति माना जाता है, जबकि समाजशास्त्र को अधिक लचीला और व्याख्यात्मक कहा जाता है। लेकिन मिल्स ने कहा कि यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री भी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल संख्यात्मक निष्कर्ष निकालना नहीं होता। समाजशास्त्री ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाज में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। मिल्स ने कहा कि समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले लोगों को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: विधि, सिद्धांत और मूल्य। एक अच्छा समाजशास्त्री केवल आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह यह भी देखता है कि इन आंकड़ों का क्या अर्थ है और उन्हें कैसे समझा जाना चाहिए। वह अपने शोध को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वह समाज के व्यापक संदर्भ में इसे रखकर देखता है। समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह अपने आसपास हो रही घटनाओं पर सवाल उठाने चाहिए। अक्सर लोग मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह स्वाभाविक है और उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र हमें यह दिखाता है कि समाज लगातार बदलता रहता है और इसे बदला जा सकता है।
अगर समाज में असमानता है तो इसे दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं। अगर किसी विशेष वर्ग के लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। समाज शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हम निष्क्रिय दर्शक न बनें, बल्कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां समाज शास्त्र ने समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब महिलाओं के अधिकारों की बात की गई तो समाज शास्त्र ने यह दिखाया कि किस तरह से महिलाओं को पारंपरिक रूप से निम्न स्थान दिया गया था और कैसे यह केवल एक सामाजिक निर्माण था जिसे बदला जा सकता। जब जातिवाद के खिलाफ आंदोलन हुए तो समाज शास्त्र ने यह दिखाया कि जाति कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिसे चुनौती दी जा सकती है। जब श्रमिक अधिकारों की बात आई तो समाज शास्त्र ने यह बताया कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था ने श्रमिकों को एक वस्तु में बदल दिया और कैसे उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। मिल्स और बाउमन दोनों ने यह तर्क दिया कि समाज शास्त्र केवल अकादमिक अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक उपकरण भी हो सकता है। अगर लोग समाजशास्त्रीय दृष्टि अपनाएं तो वे अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर समझ सकते हैं और वे उन बदलावों को भी पहचान सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। समाजशास्त्र हमें यह भी सिखाता है कि हम समाज में फैली मान्यताओं को आंख मूंद कर स्वीकार न करें। कई बार हमें बताया जाता है कि चीजें हमेशा से ऐसी ही रही हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि समाज में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर चीज एक ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरी है और समय के साथ इसमें बदलाव आया है। जब हम समाजशास्त्र को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि समाज केवल व्यक्तिगत अनुभवों का जोड़ नहीं है, बल्कि यह एक जटिल संरचना है जिसमें सत्ता, विचारधारा, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की भूमिका होती है। समाज शास्त्र हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आसपास हो रही चीजों को केवल सतही रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके पीछे कौन से कारक काम कर रहे हैं। क्या समाज केवल एक नियति है जिसे हम बदल नहीं सकते, या फिर यह एक प्रक्रिया है जिसे समझकर और विश्लेषण करके हम इसे अपने अनुसार ढाल सकते हैं?